नमस्कार मित्रगण, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। हमने आज फिर और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। आज के किस्से बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई किस्से हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में बहुत सारे किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। मोहम्मद रफ़ी ने दुनिया से छिपाई थी अपनी पहली शादी। जानिए उनसे जुड़ी 10 अनकही बातें। भारतीय सिनेमा के मशहूर फनकार मोहम्मद रफ़ी ने अपनी पहली शादी दुनिया से छिपाई थी। इसके अलावा भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें शायद ही अब कोई जानता होगा। 24 दिसंबर को मोहम्मद रफ़ी का जन्मदिन है। इस मौके पर हम आपको बता रहे हैं कि उनकी पहली शादी के बारे में, जो दुनिया से छिपी थी। इस शादी के बारे में बस उनके घर वाले जानते थे। यही बात शायद कभी किसी को पता भी नहीं चलती अगर रफ़ी की बेटी यास्मीन खालिद रफ़ी की किताब बाजार में ना लाती। यास्मीन की प्रकाशित किताब मोहम्मद रफ़ी मेरे अब्बा एक संस्करण में उनकी पहली शादी की बात का जिक्र किया गया है। 13 साल की उम्र में पहली शादी। 13 साल की उम्र में रफ़ी की पहली शादी उनके चाचा की बेटी बसीरन बेगम से हुई थी, लेकिन कुछ साल बाद ही उनका तलाक हो गया था। इस शादी से उनका एक बेटा शहीद हुआ था। उनकी इस शादी के बारे में घर में सभी को मालूम था, लेकिन बाहरी लोगों से इसे छिपा कर रखा गया था। घर में इस बात का जिक्र करना भी मना था, क्योंकि रफ़ी की दूसरी बीवी बिल्किस बेगम इसे बिल्कुल नापसंद करती थी और उन्हें बर्दाश्त नहीं था कि कोई इस बारे में बात करे। 20 साल की उम्र में दूसरी शादी। 1944 में 20 साल की उम्र में रफ़ी की दूसरी शादी सिराजुद्दीन अहमद बाड़ी और तालिमुन्निसा की बेटी बिल्किस के साथ हुई, जिनसे उनके 3 बेटे खालिद, हमीद और शाहिद तथा 3 बेटियां परवीन अहमद, नसरीन अहमद और यास्मीन अहमद हुई। रफ़ी साहब के तीनों बेटे शाहिद, खालिद और हमीद की मौत हो चुकी है। आज़ादी के समय विभाजन के दौरान रफ़ी ने भारत में रहना पसंद किया। 31 जुलाई 1980 को उनका निधन हो गया। मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था। पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में 24 दिसंबर 1924 को हाजी अली मोहम्मद के परिवार में मोहम्मद रफ़ी का जन्म हुआ था। हाजी अली मोहम्मद के 6 बच्चों में से रफ़ी दूसरे नंबर पर थे। उन्हें घर में फीको कहा जाता था। गली में फकीर को गाते सुनकर रफ़ी ने गाना शुरू किया था। 1935 में रफ़ी के पिता लाहौर चले गए और वहां भट्टी गेट के नूर मोहल्ला में हजामत बनाने का काम शुरू किया। 26,000 गाने गाए थे रफ़ी ने। मोहम्मद रफ़ी ने अपनी ज़िंदगी में करीब 26,000 गीत गाए और लगभग हर भाषा में। परसों 1946 में फिल्म अनमोल घड़ी में तेरा खिलौना टूटा से हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा। उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। रफ़ी बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे। ना किसी से ज़्यादा बातचीत और ना ही किसी से कोई लेना देना। ना शराब का शौक, ना सिगरेट का, ना पार्टियों में जाने का शौक, ना ही देर रात तक घर से बाहर रहने की फितरत। दयालु प्रवृत्ति के इंसान थे रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी काफ़ी दयालु इंसान थे। वही कभी भी संगीतकार से ये नहीं पूछते थे कि उन्हें गाने के लिए कितना पैसा मिलेगा। वही यहाँ पर गीत गा दिया करते थे और कभी कभी 1 रुपया लेकर गीत गा दिया करते थे। रफ़ी किसी फर्जी नाम से पड़ोस की एक विधवा को पैसे भेजा करते थे। कई साल तक मनी ऑर्डर आया, पर जब मनी ऑर्डर आना बंद हुआ तो महिला पोस्ट ऑफिस गई। वहां पता चला कि मनी ऑर्डर भेजने वाले का निधन हो गया और उनका नाम मोहम्मद रफ़ी था। लता मंगेशकर से 6 साल बात नहीं की। रफ़ी साहब और लता मंगेशकर के बीच सालों तक बातचीत बंद रही। दोनों ने कई साल साथ गाना नहीं गाया। वजह थी प्लेबैक सिंगर को रॉयल्टी मिलने की। लता मंगेशकर इसके हक में थी और चाहती थी कि रफ़ी उनका साथ दे, पर रफ़ी खिलाफ थे। फिर माया फिल्मों के गाने तस्वीर तेरी दिल में के अंतरे को लेकर दोनों में बहस हो गई। लता ने घोषणा कर दी कि वो रफ़ी के साथ नहीं गाएंगे। बाद में संगीतकार जॉय किशन ने सुलह कराई। फिर HD बर्मन म्यूजिक नाइट में उन्होंने एक साथ स्टेज पर गाया। पंडित नेहरू ने रजत पदक से सम्मानित किया था। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद हुसनलाल भगवतराम, राजेंद्र किशन और मोहम्मद रफ़ी ने रात ही रात में एक गाना तैयार किया। सुनो
सुनो ये दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। एक दिन उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने घर बुलाया। वहाँ एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें पंडित जी ने रोपी से यही गाना सुनाने की फरमाइश की। पंडित जी को वही गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर रोपी को रजत पदक से सम्मानित किया। निधन से 2 दिन पहले आखिरी गाना गाया था। मोहम्मद रफ़ी का आखिरी गीत फिल्म आसपास के लिए था, जो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए अपने निधन से ठीक 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था। गीत के बोल थे, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। मोहम्मद रफ़ी ने किशोर कुमार की फिल्मों के लिए भी गीत गाए हैं, जिनमें फिल्म बड़े सरकार, रागिनी और कई फिल्में शामिल थी। रफ़ी ने किशोर कुमार के लिए करीब 11 गाने गाए। बाबुल की दुआ गीत के मिला नेशनल अवार्ड। फिल्म नील कमल के गाने बाबुल की दुआ लेती जा के लिए रफ़ी साहब को नेशनल अवार्ड मिला था। इस गीत को गाते समय कई बार उनकी आंखें नम हुई। वजह खास ये थी कि इस गीत को रिकॉर्ड करने से एक दिन पहले उनकी बेटी की सगाई हुई थी और कुछ दिनों में शादी थी, इसलिए वो काफ़ी भावुक थे। फिर भी उन्होंने एक गीत गाया और इस गीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। रमजान के महीनों में हुआ था निधन। मोहम्मद रफ़ी का निधन रमजान के महीने में हुआ था, जिस दिन उनकी अंतिम विदाई थी। उस दिन मुंबई में जोड़ों की बारिश हो रही थी। फिर भी अंतिम यात्रा में कम से कम 10,000 लोग सड़क पर थे और उस दिन मशहूर एक्टर मनोज कुमार ने कहा, सुरों की माँ सरस्वती भी अपने आंसू बहा रही है आज। रफ़ी साहब को पतंग उड़ाने का शौक था। रिकॉर्डिंग करने के बाद वे पतंग उड़ाया करते थे। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने सुपर सिंगर और एवरग्रीन सिंगर रहे मोहम्मद रफ़ी से जुड़ी हुई किस्से को आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।